So we started off with new chapter yesterday in the last session. And if you remember, we started with which chapter? Oscillations. तो हमने oscillations का basic देखा था. We'll reintroduce the concept. बहुत simple सा concept है. Oscillatory motion मतलब क्या? When an object performs to and fro motion about a mean or equilibrium position is known as oscillatory motion. तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है विच इज परफॉर्मिंग टू एंड फ्रो मोशन. तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बॉल है, सम ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ अ बॉल. ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएगा और वापस जाएगा. तो दिस टू एंड फ्रो मोशन इज नोन एज ऑसिलेटरी मोशन. ये जो पॉइंट है इसको हम बोल देंगे एक्सट्रीम पॉइंट सी, दिस इज राइट एक्सट्रीम डी, दिस इज मीन पोजीशन ओ. तो डिफाइन करते वक्त हमने ऐसा डिफाइन किया था the motion, कौन सा motion? To and fro motion of an object. The to and fro motion of an object about a mean position or equilibrium position is known as oscillatory motion. Then we saw ये जो oscillatory motion है, it is periodic motion. Periodic मतलब when the motion repeats itself in equal intervals of time, then the motion is said to be periodic motion. मतलब हर बार एक राउंड कंप्लीट करने में इसको सेम अमाउंट ऑफ टाइम लगेगा और ये मोशन बार बार रिपीट होगा. सच अ मोशन इज कॉल्ड एज पीरियोडिक मोशन. So remember, oscillatory motion is a periodic motion in which the motion repeats itself after equal interval of time. Then we saw इसी मोशन को और एक नाम था सिंपल हार्मोनिक मोशन. इस मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस मोशन में जब आप डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन फाइंड करोगे, वेलोसिटी का इक्वेशन फाइंड करोगे या फिर एक्सेलरेशन का इक्वेशन फाइंड करोगे, तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन में यू विल हैव ईदर साइन और कोसाइन. साइन और कोसाइन फंक्शंस को हम लोग बोलते हैं हार्मोनिक फंक्शंस. और क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में साइन और कोसाइन आया, दैट इज व्हाई दिस मोशन इज कॉल्ड एज हार्मोनिक मोशन. तो इस मोशन को हम हार्मोनिक इसके लिए बोलते हैं बिकॉज displacement, velocity and acceleration contain sine and cosine terms, and it is called a simple harmonic motion because sine या cosine का पावर हमेशा होगा 1. तो simple harmonic motion is nothing but oscillatory motion, right? इसके बाद हमने लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन डिफाइन किया था. तो लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन ये ऑसिलेटरी मोशन ही है, सिर्फ एक एक्स्ट्रा वर्ड हमने ऐड किया था. एक मतलब 3-4 एक्स्ट्रा वर्ड्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. तो ऑसिलेटरी मोशन को जैसे डिफाइन किया था आपने, सिमिलरली यू कैन डिफाइन लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन. सिर्फ उसमें एक्स्ट्रा आपको 3-4 वर्ड लिखने हैं. फॉर एग्जांपल, व्हेन एन ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स टू एंड फ्रो मोशन about mean or equilibrium position along a straight line, then the motion is said to be linear simple harmonic motion, right? तो simple harmonic motion oscillatory motion ही है, इसलिए डेफिनेशन चेंज नहीं होगा. हमने जब oscillatory motion डिफाइन किया था तो हमने उसमें along a straight line लिखा नहीं. क्यों? because we have other motion also which are oscillatory. For example, आप झूले पे बैठे and you are swinging, right? Isn't it oscillatory motion? Yes. But is it linear motion? No. तो ये चीज याद रखना, not every oscillatory motion is linear motion. इसके लिए हमको अलग से डिफाइन करना पड़ा लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन. तो सिर्फ आपको इसमें एक्स्ट्रा ये लिखना है along a straight line, correct? So when an object performs to and fro motion about a mean or equilibrium position along a straight line, then the motion is said to be linear simple harmonic motion. तो linear simple harmonic motion के मैथमेटिकल इक्वेशन बनाने के लिए हमने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया था. एक वर्टिकल वॉल है, एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल टेबल है. दिस हॉरिजॉन्टल टेबल इज फ्रिक्शनलेस. फ्रिक्शनलेस मतलब देयर इज नो फ्रिक्शन हियर. तो यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है. Then we have taken an object of mass m which is kept on this table. So there is an object of mass m which is kept on this table. One end of the spring is attached to this object
and the other end of the spring is attached to the rigid support, मतलब vertical wall. तो ऐसा सिचुएशन था हमारे पास. Under this condition, जिसमें स्प्रिंग को हमने ना स्ट्रेच किया ना हमने कंप्रेस किया, then this spring is said to be in relaxed position. तो जब स्प्रिंग रिलैक्स पोजीशन में था, in that case, when the spring was in relaxed position, in that case, total force acting on this object is zero. इसलिए हम इसको बोलते हैं the object is in equilibrium. There is no net force. क्यों no net force? क्योंकि एक फोर्स का डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, ये एक्शन था और उस पर हुआ रिएक्शन, तो mg एक्शन इज बैलेंस्ड बाय नॉर्मल रिएक्शन, तो नेट फोर्स इज जीरो. जब नेट फोर्स जीरो होता है तो वी से दैट द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम. तो ये आ गया इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ दैट ब्लॉक. तो दिस इज x इक्वल टू जीरो. इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब मीन पोजीशन. तो जब नेट फोर्स जीरो है, इन दैट केस पोजीशन इज सेड टू बी मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन. देन हमने क्या किया था, उसके बाद हमने इस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस किया टू द राइट. हमने इस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट किया टू द राइट. जब ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस किया तो स्प्रिंग क्या हुआ, स्ट्रेच हुआ. तो स्प्रिंग इज इन स्ट्रेच्ड पोजीशन नाउ. तो इट इज इन स्ट्रेच्ड पोजीशन एंड ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हुआ बाय एन अमाउंट x. तो मीन पोजीशन से इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, x. So the displacement of object is x. In the displaced position, जब object displaced है, now there is a net force acting on this object. जब वो mean position पे था, there was no net force acting on this object. But क्योंकि spring stretch हुआ, तो spring will exert a force on this object, and that force is in opposite direction. तो force direction क्या है, opposite to that of displacement. तो जैसे ही आप इस ब्लॉक को छोड़ दोगे, इट विल गो बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन. सिमिलरली अगर स्ट्रेच करने की जगह पे हम इसको कंप्रेस करते, इमेजिन इंस्टेड ऑफ स्ट्रेचिंग इफ वी कंप्रेस मतलब अगर हम इस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट टू द लेफ्ट करते, तो इफ वी डिस्प्लेस द ऑब्जेक्ट टू द लेफ्ट, देन द स्प्रिंग इज इन compressed position. So spring is in compressed position. In that case, difference इतना ही है कि displacement is to the left. Displacement कहाँ है, to the left. So displacement of the object is to the left. जैसे ही इस ऑब्जेक्ट को रिलीज कर दोगे, छोड़ दोगे, it will go to the right. मतलब what do we see? We see that when the object is in equilibrium, there is no net force acting on the object. When the object is displaced to the right, force is to the left. When the object is displaced to the left, force is to the right. Correct? तो ये जो फोर्स है, ये क्या करेगा, ये ऑब्जेक्ट को उसके इनिशियल पोजीशन पे वापस लेके जाने का काम करेगा. मतलब क्या करेगा, रिस्टोर करेगा. राइट? दैट इज व्हाई दिस फोर्स इज कॉल्ड एज रिस्टोरिंग फोर्स. A force which tries to bring the object back to its initial position is known as restoring force. तो डिफाइन करते भी आना चाहिए और इट्स नॉट डिफिकल्ट. सिर्फ इतना ही है, डायरेक्शन पर अपोजिट, डिस्प्लेसमेंट राइट में तो फोर्स लेफ्ट में. इसका मतलब ये फोर्स ऑब्जेक्ट को अपने इनिशियल पोजीशन पे वापस लेके जाने का काम कर रहा है, एंड इट इज कॉल्ड एज रिस्टोरिंग फोर्स. एंड एज वी सॉ यस्टरडे, this restoring force is directly proportional to magnitude of displacement. So force equal to some constant of proportionality k into x. इस k को हमने बोला था स्प्रिंग कांस्टेंट और फोर्स कांस्टेंट. इसको स्प्रिंग कांस्टेंट से तब बोलते हैं जब एक स्प्रिंग इन्वॉल्व हो. यहाँ पे एक स्प्रिंग है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्प्रिंग कांस्टेंट. अदरवाइज इट इज कॉल्ड एज फोर्स कांस्टेंट. और यहाँ पे एक माइनस साइन आएगा. Negative sign indicates that force and displacement are oppositely directed. When हमको पता है force is also equal to mass into acceleration. तो सब्स्टिट्यूट करोगे अगर इसमें,
f इक्वल टू m यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 व्हाट डू यू गेट इज ma इक्वल टू माइनस kx, ma इक्वल टू माइनस kx, तो a इक्वल टू माइनस k बाय m इंटू x। ये जो k बाय m है इसके डायमेंशन होते हैं एंगुलर वेलोसिटी के या फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी के, राइट, ओमेगा स्क्वायर इंटू x। So this omega square is nothing but k by m, right? तो ये जो equation number 3 है, it gives us equation of acceleration of an object performing linear simple harmonic motion। तो linear simple harmonic motion को define करने के लिए हम equation number 1 और equation number 3 यूज कर सकते हैं। तो according to equation number 1 और equation number 3, according to equation number 1, restoring force is oppositely directed to that of displacement, but restoring force is directly proportional to magnitude of displacement। Similarly, from equation number 3, acceleration is oppositely directed to that of displacement, but acceleration is directly proportional to magnitude of displacement। तो define कैसे करेंगे? Simple है, a linear motion in which restoring force and acceleration are oppositely directed to that of displacement, and they are directly proportional to magnitude of displacement is known as linear simple harmonic motion। तो linear simple harmonic motion define करने के लिए हमने equation number 1 और equation number 3 यूज किया। extremely simple idea। और linear motion, क्योंकि ये motion linear है, this motion is a linear motion, that is why a linear motion in which a linear motion in which a linear motion in which restoring force and acceleration, they are oppositely directed to displacement, but they are directly proportional to magnitude of displacement is known as linear simple harmonic motion। तो लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ तक कवर किया था। ऑफ कोर्स हमको डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन डिराइव करना है और हमने रफली डिराइव किया था। वी विल रीडू इट, वापस हम लोग एक बार देख लेंगे व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंशियल इक्वेशन। मैंने ये रफली आपको बताया था, इनफैक्ट हमने डिराइव भी किया था, बट वी विल रीडू इट। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, और आदत डाल लो जहां जहां पे एसएसएम लिखे वहां पे इट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। गुड। तो पहली बात तो डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब इक्वल टू आता ही है, और डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब इक्वेशन विच कंटेन्स डेरिवेटिव्स, तो इसमें डेरिवेटिव भी आना चाहिए। तो वी विल स्टार्ट डायरेक्टली विद इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन, क्योंकि हमने अभी डिराइव किया है इसको। तो यूजिंग दिस इक्वेशन, एक्सेलरेशन का इक्वेशन यूज करके आप डिफरेंशियल इक्वेशन डिराइव कर सकते हो। तो वी नो दैट, व्हाट डू वी नो इज, क्या पता है हमको, एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, acceleration of an object performing linear SHM, linear simple harmonic motion, is a equal to minus omega square x, equation number 1। but हमको ये भी पता है कि एक्सेलरेशन होता क्या है, इट इज dv by dt, राइट। और v क्या होता है, v होता है dx by dt। therefore acceleration a is d2x by dt square, मतलब सेकंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो एक्सेलरेशन इज सेकंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो a इक्वल टू d2x by dt square, इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 हमको मिल जाएगा a मतलब d2x by dt स्क्वायर, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी
सेम होगा। तो हम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 हमको क्या मिलेगा, d2x बाय dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x। देन ये जो इक्वेशन है इसको हम लिख देंगे d2x बाय dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 3। ये आ गया पहला डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म। तो दिस इक्वेशन नंबर 3 इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। इक्वेशन है यस, डेरिवेटिव है यस, बट what we also know is omega square is k upon n. So therefore d2x by dt square plus k by m into x equal to 0, इक्वेशन नंबर 4। ये और एक फॉर्म है डिफरेंशियल इक्वेशन का। अगर मैं मास से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मल्टीप्लाइंग बाय m ऑन बोथ साइड्स, मल्टीप्लाइंग बाय m मास ऑन बोथ साइड्स, तो हमको मिल जाएगा m d2x बाय dt स्क्वायर प्लस k, क्योंकि m और यहाँ पे डिवाइड बाय m कैंसल, तो प्लस kx इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 5। तो इक्वेशन नंबर 3, 4 एंड 5 आर इक्वेशंस ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM, right? So they are differential equation of linear SHM. Therefore, equation number 3, 4 and equation number 5 are differential equations. Differential equations. किसका differential equations? Of linear SHM, of linear simple harmonic motion. तो एक्सट्रीमली सिंपल टॉपिक, 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, डिराइव डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम। तो कैसे डिराइव करोगे, स्टार्ट विथ a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x, बट a इज इक्वल टू dv बाय dt एंड v इज इक्वल टू dx बाय dt। तो a इक्वल टू d2x बाय dt स्क्वायर, तो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 से हमको मिल जाएगा d2x बाय dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x। देयरफॉर d2x बाय dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल टू 0। इसके बाद आपको सिर्फ ओमेगा स्क्वायर के लिए k बाय m सब्स्टिट्यूट करना है, तो प्लस k बाय m इंटू x इक्वल टू 0, राइट। इसके बाद आपको सिर्फ m से मल्टीप्लाई करना है, तो d2x बाय dt स्क्वायर प्लस kx इक्वल टू 0। ये मिल गया आपको इक्वेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। यहाँ तक क्लियर? गुड। देन वंस इट इज क्लियर, अब हमको एसएचएम का एक्सेलरेशन का, वेलोसिटी का और डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन चाहिए। ये जो लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन है, दिस इज अ मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। तो मैंने ऑलरेडी बताया, ये है एक्सट्रीम पोजीशन, ये है राइट एक्सट्रीम पोजीशन, ये था मीन पोजीशन। अब ये जो मोशन है इसको अच्छे से इमेजिन करना, क्योंकि इमेजिनेशन अच्छा होगा तो इक्वेशन डिराइव करना इज वेरी सिंपल। और एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट सेशन कि इस चैप्टर में थ्योरी कम है, डेरिवेशन ज्यादा है और बहुत इजी है। इट इज दैट इज व्हाई आई टुक दिस फर्स्ट। ये चैप्टर मैंने पहले लिया क्योंकि ये बहुत इजी चैप्टर है, थोड़ा थर्मोडायनामिक्स हेवी हो गया था, तो जस्ट टू मेक थिंग्स इट इज सिंपल फॉर यू। देखो इमेजिनेशन अगर रहेगा तो यहाँ पे नथिंग इज डिफिकल्ट। मैंने कल भी आपको बताया था कि ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है इट इज एक्सेलरेटेड मोशन। क्यों? क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पे, मतलब सी पे और डी पे वेलोसिटी इज 0, करेक्ट। अगर वेलोसिटी 0 तो एक्सेलरेशन कितना? व्हाट इज जनरल फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन? dv बाय dt। अगर वेलोसिटी 0 तो एक्सेलरेशन भी 0 नहीं होता है। नंबर जहां पे वेलोसिटी 0 है वहां पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम आएगा इस केस में, और जहां वेलोसिटी मैक्सिमम है
वहां पे एक्सेलेरेशन 0 आएगा। क्यों आएगा ऐसा? थिंक, वेलोसिटी ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो जब एक पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, वो जैसे ही एक्सट्रीम पोजीशन पे आया, यस वेलोसिटी इज 0, नो डाउट कि यहाँ पे वेलोसिटी क्या है? 0 है, राइट। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 0 है, लेकिन अब इस ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी का डायरेक्शन 180 से चेंज होगा। पहले वेलोसिटी कहाँ था? टू द राइट, अभी कहाँ आएगा? टू द लेफ्ट। डायरेक्शन कितना चेंज हुआ? 180। और आपको 11th स्टैंडर्ड के मैथमेटिकल मेथड्स चैप्टर से पता होना चाहिए, जब जब डायरेक्शन डायरेक्ट रिवर्स हो जाता है तो चेंज इज द मैक्सिमम। तो वेलोसिटी में चेंज कितना है? मैक्सिमम है। तो डीवी क्या है? डीवी इज चेंज इन वेलोसिटी। आपको याद होगा, यू शुड रिमेम्बर, अगर वेलोसिटी डायरेक्ट 180 से रिवर्स हो गया तो टोटल चेंज इन वेलोसिटी इज 2v। कितना? 2v। ऐसा क्यों? सिंपल, इनिशियल वेलोसिटी कहाँ था? टू द राइट। सपोज इनिशियल वेलोसिटी था v, सपोज फाइनल कितना होगा? -v। क्यों? क्योंकि क्या चेंज हुआ? डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज हुआ। व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी? v2 minus v1। व्हाट इज v2 minus v? व्हाट इज v1? v। तो हाउ मच इज चेंज? -2v। तो रिमेंबर दिस, अगर डायरेक्शन डायरेक्टली अपोजिट हो रहा है, इवन दो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी 0 है, लेकिन एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम। तो एक्सेलरेशन कहाँ मैक्सिमम है? एक्सट्रीम पोजीशंस पे। कहाँ मैक्सिमम है? एक्सट्रीम पोजीशंस पे। और एक्सेलरेशन मिनिमम कहाँ है? मीन पे। क्यों? क्योंकि मीन पे वेलोसिटी होता है मैक्सिमम। मैक्सिमम मतलब कांस्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, आप गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी में एक स्पीडोमीटर होता है, स्पीडोमीटर पे लिखा होता है 10 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, और आपने पूरा ही एक्सीलेटर घुमा दिया, योर व्हीकल इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ लेट अस से 90 किलोमीटर पर आवर। मैक्सिमम स्पीड है, इससे ज्यादा बढ़ सकता है क्या? नहीं। तो मैक्सिमम स्पीड आना मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी होना मतलब एक्सेलरेशन 0, क्योंकि अब वेलोसिटी चेंज होगा नहीं। रिमेंबर, एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम। जब वेलोसिटी मैक्सिमम हो गया, उससे ज्यादा हो ही नहीं सकता, तो अगर उससे ज्यादा वेलोसिटी हो नहीं सकता तो वेलोसिटी में चेंज कितना होगा? 0। तो 0 चेंज मतलब एक्सेलरेशन इज 0। तो ये याद रखो, whenever velocity is maximum, maximum मतलब एक constant value, so whenever there is a constant value, derivative of that constant value is always 0, so velocity maximum मतलब acceleration is 0। यहाँ तक क्लियर? तो a equal to dv by dt is 0। कहाँ पे 0? मीन पे। एक्सेलरेशन मैक्सिमम कहाँ था? एक्सट्रीम पे। और 0 कहाँ है? मीन पे। करेक्ट। वेलोसिटी का उल्टा है, वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ है? मीन पे। और 0 कहाँ है? एक्सट्रीम पे। करेक्ट। तो ये मोशन को ऐसा याद रखना पड़ेगा आपको। अगर आपको बेसिक आइडिया समझ में आया, और किसी बुक में इतना डिटेल में देते नहीं है, तो ये इट इज प्योरली बेस्ड ऑन योर इमेजिनेशन, हाउ यू थिंक अबाउट दिस मोशन। तो मीन पे डिस्प्लेसमेंट इज 0, वेलोसिटी इज मैक्सिमम, एक्सेलरेशन इज 0। एक्सट्रीम पे डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम, और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या बोलते हो? एम्पलीट्यूड। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड कैपिटल ए, राइट। नोट्स में मैंने स्मॉल ए लिखा है, लेकिन मैं यहाँ पे कैपिटल ए यूज करूंगा फॉर वेरी सिंपल रीजन, क्योंकि एक्सेलरेशन के लिए भी स्मॉल ए और एम्पलीट्यूड के लिए भी स्मॉल ए, तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा कौन सा एक्सेलरेशन है और कौन सा एम्पलीट्यूड है, right? So for displacement I will use, for maximum displacement I will use capital A। तो maximum displacement from mean position इसको क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। करेक्ट, राइट। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, वेलोसिटी मिनिमम है, 0 है, और एक्सेलरेशन मैक्सिमम है। अब ये तो हो गया सिर्फ मीन और एक्सट्रीम का। हमने अभी तक सिर्फ मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन की बात की। बट इमेजिन अगेन, सपोज मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, वो यहाँ पे है, वो ना मीन पे है ना वो एक्सट्रीम पे है, सपोज वो यहाँ पे है, इट इज नीदर मीन नॉर एक्सट्रीम। तो इसका वेलोसिटी, इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, उसके लिए हमको चाहिए इक्वेशंस। तो लेट अस नाउ डिराइव
acceleration, velocity and displacement of a particle performing SHM. Acceleration, I will denote this by A. Velocity, velocity को denote करेंगे V से, and displacement of a particle. Displacement को denote करेंगे हम लोग x से, we will use x to denote displacement, and displacement x of a particle performing linear SHM, performing linear simple harmonic motion. क्लियर? अब एक्सेलरेशन का इक्वेशन तो हमारे ऑलरेडी है -ω²x, लेकिन अगर एग्जाम में पूछ दिया डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन, तो डायरेक्टली नहीं बोल सकते ना, हमको ऑलरेडी पता है a = -ω²x, राइट? तो मार्क्स नहीं मिलेगा, तो यू हैव टू डिराइव दिस। तो डिराइव कैसे करेंगे? तो स्टार्ट विथ, ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया ही इसके लिए था कि डिफरेंशियल इक्वेशन से आप वापस से a का इक्वेशन ला सकते हो। देखो क्या हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, हमने स्टार्ट किया था a के इक्वेशन से, a का इक्वेशन यूज करते करते हम आ गए डिफरेंशियल इक्वेशन पे, राइट? तो अगर एक्सेलरेशन के इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हो, तो उल्टा डिफरेंशियल इक्वेशन से आप एक्सेलरेशन का इक्वेशन भी बना ही सकते हो। तो वी विल स्टार्ट विथ, वी नो दैट व्हाट डू यू नो, वी नो दैट, क्या पता है डिफरेंशियल इक्वेशन of a particle performing linear simple harmonic motion is given by जो इक्वेशन याद होगा वो लिख दो, डजंट मैटर। अगर आपको d2x/dt² प्लस ω²x = 0 याद है चलेगा, m d2x/dt² प्लस kx = 0 याद है तो भी चलेगा, d2x/dt² प्लस k/mx = 0 याद है तो भी चलेगा। इट इज सिंप्लीफाइंग, यू कैन स्टार्ट विद एनी डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि तीनों के तीनों क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन। देयरफॉर d2x/dt² = -ω²x, but acceleration A is dv/dt and v is nothing but dx/dt. Therefore, A is equal to d2x/dt²। Equation number 2 और equation number 1. So equation number 1 is d2x/dt² = -ω²x, but d2x/dt² क्या होता है, A होता है। Therefore, from equation number 1 and 2, A equal to -ω²x, ये आ गया एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन। तो प्रोसेस याद रखो, अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन डिराइव करने के लिए बोला है तो एक्सेलरेशन के इक्वेशन से स्टार्ट करना, अगर आपको एक्सेलरेशन का इक्वेशन डिराइव करने के लिए बोला है तो डिफरेंशियल इक्वेशन से स्टार्ट करना। तो सिर्फ अपोजिट प्रोसेस है, इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, वेरी सिंपल थिंग। तो डिफरेंशियल इक्वेशन डिराइव करने के लिए बोला होगा तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, एक्सेलरेशन के इक्वेशन से। और अगर उल्टा बोला होगा, उल्टा मतलब एक्सेलरेशन डिराइव करना है तो कहाँ से स्टार्ट करोगे, डिफरेंशियल इक्वेशन से, सिंपल। तो इक्वेशन 3 gives acceleration of a particle or object performing linear simple harmonic motion. Is it clear? Right? Okay.
तो हमने सबसे पहले ए का इक्वेशन डिराइव कर लिया, तो एक काम करते हैं, तीन चीजें फाइंड कर लेंगे ना। कौन से तीन? एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले हमने क्या फाइंड कर लिया? एक्सेलरेशन। फिर अभी क्या फाइंड करेंगे? वेलोसिटी। और मैंने आपको कल भी बताया था, मैं आपको वापस एक बार बता देता हूँ, अगर हमको डिस्प्लेसमेंट पता है तो डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा टू गेट वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी पता है तो वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेके आपको मिल जाएगा एक्सेलरेशन। पर सपोज आपके पास एक्सेलरेशन है, जो हमारे पास है, सबसे पहले हमको क्या मिला? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन है तो आपको वेलोसिटी फाइंड करना है, तो सिर्फ dt को वहां शिफ्ट कर दो, करेक्ट, एंड देन यू विल हैव टू इंटीग्रेट। है तो क्लियर? तो अगर आपके पास एक्सेलरेशन का इक्वेशन है और वेलोसिटी चाहिए तो क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। तो अगर ये प्रोसेस याद है तो यू नीड टू रिमेंबर दिस। गिवन डिस्प्लेसमेंट यू कैन फाइंड आउट वेलोसिटी। कैसे? बाय टेकिंग डेरिवेटिव। गिवन velocity you can find out acceleration. कैसे? By taking derivative. And the other way around, given acceleration you can find out velocity by integrating. Given velocity you can find out displacement by integrating. हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे कौन है, फिर अगला क्या फाइंड होगा, कैसे फाइंड होगा? इंटीग्रेशन। तो सिर्फ ये दिमाग में रखोगे ना तो इट विल बिकम वेरी सिंपल, क्योंकि एक्चुअली एज आई टोल्ड यू ऑनेस्टली ये पूरा चैप्टर इट इज अ मैटर ऑफ 3 आवर्स। 3 घंटे में पूरा थ्योरी होता है इसका, प्रोवाइडेड कॉन्सेप्ट्स बेसिक्स क्लियर है तो बेसिक्स क्लियर रखो, वेरी इजी। तो अभी हमको सेकंड क्या फाइंड करना है? वेलोसिटी फाइंड करना है। वेलोसिटी फाइंड करने के लिए स्टार्ट कहाँ से करेंगे? एक्सेलरेशन के इक्वेशन से। तो वी नो दैट acceleration of a particle, of an object, of a particle, एक ही बात है, of a particle performing linear simple harmonic motion is, तो a equal to minus omega square x, let us say equation number 1, but a equal to dv by dt। अब इसके बाद v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वो करने गए तो फिर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाएगा, और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को इंटीग्रेट करने के लिए डबल इंटीग्रेशन लगता है, जो आपको सिलेबस में है नहीं मैथ्स में। यू जस्ट हैव ओनली सिंगल इंटीग्रेशन, राइट? इंजीनियरिंग जाओगे तो डबल ट्रिपल भी आएंगे, एक साथ दो दो तीन तीन इंटीग्रेशन सॉल्व करना पड़ेगा आपको। अब डायरेक्टली अगर सब्स्टिट्यूट करता हूँ, सपोज डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 करेंगे नहीं, लेकिन कर दिया तो क्या आ गया? dv बाई dt इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, 3 वेरिएबल है, वेलोसिटी, पोजीशन एंड टाइम। क्योंकि ऑब्जेक्ट जैसे जैसे पोजीशन चेंज करेगा, और डेफिनेटली पोजीशन विल चेंज ओनली विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ऐसा नहीं हो सकता कि टाइम वही है, पोजीशन चेंज होते जा रहा है। ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है? अभी टाइम हुआ 6:44, 6:44 पे आप यहाँ पे भी हो, दूसरी जगह पे भी होता है ऐसा। मैं फिजिकली बात कर रहा हूँ ना, मेंटली नहीं। ऑफ कोर्स फिजिकली यू आर हियर, बट मेंटली यू आर इनटू अनदर वर्ल्ड। तो एट द सेम टाइम you cannot have different positions. So x is variable, t is variable, और v is also variable। कैसे पता? हमने पहले ही बता दिया, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे, मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी इज मीन, वेलोसिटी इज मिनिमम, मिनिमम ना मैक्सिमम। तो मीन पे वेलोसिटी मैक्सिमम है, एक्सट्रीम पे वेलोसिटी 0 है। 3 वेरिएबल हो गए। अब ये मैथ्स का रूल है, एक सिंगल डिफरेंशियल इक्वेशन में 3 वेरिएबल हो तो वो इक्वेशन कभी सॉल्व नहीं होता है। यू कैन नॉट सॉल्व दैट। ओके, तो फिर हमको कोई एक वेरिएबल यहाँ से एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे?
देखते हैं, लेट अस सी, लेट अस जस्ट ट्राई टू एडजस्ट समथिंग। ये dv बाई dt था, मैं एक काम करता हूँ, इस dv बाई dt को स्प्लिट कर देता हूँ, dv अलग dt अलग, करेक्ट। ऐसा चलता नहीं है, चलता नहीं है, तो यहाँ पे dx dx एडजस्ट करो। इसको मैथ्स में बोलते हैं चेन रूल। क्या बोलते हैं इसको? चेन रूल। जिनका डेरिवेटिव हुआ होगा हमको पता होगा, दिस इज कॉल्ड एज चेन रूल। तो सिर्फ हमने क्या किया, dv और dt को स्प्लिट कर दिया, dx dx कर दिया एडजस्ट। तो एक्सप्रेशन इज dv बाय dx इनटू dx बाय dt। dx बाय dt मतलब कौन? वेलोसिटी, राइट। तो therefore a इक्वल टू dv बाय dx इनटू वेलोसिटी। लिख दो यहाँ पे, सिंस v इक्वल टू dx बाय dt। इक्वेशन नंबर 2, a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स एंड a इक्वल टू dv बाय dx इनटू v। तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा। therefore फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, from equation number 1 and 2, dv by dx into v, ये into है तो कंफ्यूजन क्रिएट मत करना, मैं तो v into v स्क्वायर कर दोगे, that is not v square, that is why better I put this inside bracket। तो that is not at all v square, वो v square बन नहीं सकता। एक काम करो, इसको बाहर लिख दो, अभी कोई कंफ्यूजन नहीं है। v dv by dx, करेक्ट, बराबर, बराबर क्या, बराबर है ये। dx बाई dt कौन है? v। कहाँ से आया? a क्या था? dv बाई dt। dv और dt को स्प्लिट कर दिया, dx और dx एडजस्ट कर लिया, dx बाई dt मतलब वेलोसिटी। तो a क्या मिल गया? v dv बाई dx। लेकिन a कौन था? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। हो गया एलिमिनेट। अब 3 की जगह पे कितने वेरिएबल है? 2, एक है v और एक है x। तो मैथ्स में भी काम में आएगा और इंजीनियरिंग में बहुत काम में आएगा। जिनको इंजीनियरिंग करना है उनके लिए अभी से याद रख लो, अगर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, राइट, तो उसमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन में 3 वेरिएबल एक साथ आ गए तो सॉल्व नहीं होता है। तो द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू इज एलिमिनेट वन वेरिएबल। तो हमने यहाँ से टाइम को एलिमिनेट कर दिया, खत्म। अब इक्वेशन में कौन है? 2 वेरिएबल है, कौन है? v और x। अब 2 वेरिएबल है, लेकिन ऐसा पॉसिबल है कि एक वेरिएबल को एक साइड पे लिखो और दूसरे वेरिएबल को दूसरे साइड पे लिखो। इसको बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको? वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। so this differential equation is in variable separable form। और ये वेरिएबल सेपरेबल को इन शॉर्ट VS लिखूंगा बाद में मैं। तो ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का मतलब सिर्फ इतना ही है कि हमारे पास जो 2 वेरिएबल्स है, एक वेलोसिटी एक डिस्प्लेसमेंट, तो एक को एक साइड पर रखो, दूसरे को दूसरे साइड पर रखो, दैट्स इट, डन। तो dx वहां शिफ्ट कर दिया, हो गए वेरिएबल सेपरेट। क्लियर, राइट। तो ये स्टैंडर्ड मेथड है टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन। एक बार आपने वेरिएबल को सेपरेट कर लिया, उसके बाद का स्टेप होता है इंटीग्रेशन। तो कब तक इंटीग्रेट नहीं करना? जब तक वेरिएबल को सेपरेट नहीं किया। इस स्टेप में वेरिएबल सेपरेटेड है क्या? यस। वेलोसिटी इज ऑन लेफ्ट साइड एंड डिस्प्लेसमेंट इज ऑन राइट साइड, तो देयरफॉर इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। और इंटीग्रेशन कभी भी बोथ साइड्स पे ही होगा, एक साइड पे होता नहीं है। तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, therefore integration v dv इक्वल टू इंटीग्रेशन, अभी माइनस पहले से बाहर निकाल लिया मैंने, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स dx। ओमेगा कांस्टेंट था, कैसे पता? k by m। व्हाट इज k? स्प्रिंग कांस्टेंट, वो तो कांस्टेंट ही है ना। व्हाट इज m? मास। मास भी क्या है? कांस्टेंट। ऐसा कभी होता है क्या मोशन में मास अपने आप चेंज हो गया? ऑब्जेक्ट था 100 किलोग्राम का,
थोड़े मोशन के बाद 50 किलोग्राम हो गया, ऐसा होता है। तो के कांस्टेंट, एम कांस्टेंट, तो के अपॉन एम इक्वल टू कांस्टेंट मतलब ओमेगा स्क्वायर इज कांस्टेंट। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन वी डी वी इक्वल टू माइनस कांस्टेंट की जगह इंटीग्रेशन के बाहर एक्स डी एक्स। तो यू मस्ट नो वी डी वी का इंटीग्रेशन होता है वी स्क्वायर बाय 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाय 2, राइट। समथिंग मिसिंग, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्यों? क्योंकि लिमिट्स नहीं है। अगर इंटीग्रेशन पे लिमिट्स नहीं हो, इनको बोलते हैं इनडेफिनाइट इंटीग्रल्स। और जब जब इनडेफिनाइट इंटीग्रल्स हो, तो जब जब इनडेफिनाइट इंटीग्रल्स हो, तब तब आप यहाँ पे एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करते हो, c, where c is constant of integration, where c is a constant of integration। अब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी हमको, which can be found by boundary conditions, which can be found by boundary conditions। अगर लिमिट दिया होता, लिमिट्स दिए होते अगर, तो हम लोगों को सी लिखना नहीं पड़ता, और सी लिखते हैं तो उसको फाइंड भी नहीं करते। तो यहाँ तक क्लियर। वी डी वी का इंटीग्रेशन कितना, वी स्क्वायर बाई 2, एक्स डी एक्स का कितना, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब एक कंफ्यूजन रहता है, यू विल थिंक कि लेफ्ट हैंड साइड का कांस्टेंट कहाँ गया। दोनों साइड पे कांस्टेंट है, हाँ है। तो लेफ्ट हैंड साइड में मैं क्या लिखूंगा, वी स्क्वायर बाई 2 प्लस c1। यहाँ पे क्या लिखूंगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c2। फिर मैं क्या लिखूंगा, वी स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c2 माइनस c1। कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट इज अनदर कांस्टेंट। तो मैंने इसके लिए ऐसा दो कांस्टेंट लिखे ही नहीं, मैंने लिख दिया सिर्फ एक कांस्टेंट, बिकॉज कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट, कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट, कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कांस्टेंट इज अनदर कांस्टेंट। तो दैट इज व्हाई जब दोनों साइड पे इंटीग्रेशन हो, तो किसी भी एक साइड पे ही कांस्टेंट लिखते हैं, दोनों साइड पे नहीं लिखते हैं, राइट। ये प्योरली मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है और बहुत काम में आएगा। डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, डेफिनेट एंड इंडेफिनेट मिला के 30% वेटेज है आपका, 30% इज नॉट लेस। तो सीईटी में भी 30%, जेई में भी, जेई में इतना नहीं लेकिन स्टेट बोर्ड में भी 30% वेटेज है। देन अगर यहाँ तक समझ में आया है, तो अब ये c की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे। तो हमने लिखा यहाँ पे c इज अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन विच कैन बी फाउंड बाय बाउंड्री कंडीशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाउंड्री कंडीशन? वेरी सिंपल। ये था पाथ। व्हाट इज पाथ? व्हाट डू मीन बाय पाथ? व्हाट इज द पाथ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पाथ? पाथ जिस लाइन के अलोंग पार्टिकल लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, उसको आप बोलते हो पाथ, करेक्ट। बाउंड्री, बाउंड्री मतलब एक्सट्रीम, मतलब बाउंड्री मतलब एक्सट्रीम, मतलब सी पॉइंट पे और डी पॉइंट पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट हम मेजर करते हैं फ्रॉम मीन। तो डी पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट या सी पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कितना है? ये है x इक्वल टू प्लस ए एम्पलीट्यूड, ये है x इक्वल टू माइनस ए, राइट। तो जब पार्टिकल या सी पे होगा या फिर डी पे होगा, मतलब लेफ्ट एक्सट्रीम पे होगा या फिर राइट एक्सट्रीम पे होगा, ये राइट एक्सट्रीम पॉजिटिव होता है, लेफ्ट एक्सट्रीम नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे वेलोसिटी 0 है, यहाँ पे भी वेलोसिटी 0 है। इसको बोलते हैं बाउंड्री कंडीशंस, क्योंकि वो बाउंड्री के कंडीशंस है। दिस इज बाउंड्री। पार्टिकल, पार्टिकल डी के आगे जा नहीं सकता, सी के पीछे जा नहीं सकता, क्योंकि ये लिमिट है उसका। इसके
इससे आगे वो जा नहीं सकता, राइट। और हमने ऑलरेडी देखा था कि एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होना चाहिए, 0, क्योंकि उसको यू टर्न लेके वापस आना है। तो व्हाट आर बाउंड्री कंडीशंस, तो बाउंड्री कंडीशंस at x equal to plus minus a, x equal to plus a, x equal to minus a, velocity is 0, right। substitute, इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो substituting this in इक्वेशन, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3। तो substituting this in equation number 3, क्या था इक्वेशन नंबर 3, v square by 2 minus omega square x square by 2 plus c। what is v square, what is v, 0। क्यों 0, क्योंकि कहाँ पे है ऑब्जेक्ट, एक्सट्रीम पे। माइनस ओमेगा स्क्वायर x, x कितना है एक्सट्रीम पे, लिखा है कितना है, प्लस माइनस a, प्लस a होगा तो भी स्क्वायर a स्क्वायर, माइनस a होगा तो भी स्क्वायर a स्क्वायर बाय 2। तो हमने सिर्फ यहाँ पे v की जगह पे सब्स्टिट्यूट किया 0, x की जगह पे सब्स्टिट्यूट किया प्लस और माइनस a प्लस c। व्हाट इज 0 अपॉन 2, 0। तो 0 इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाय 2 प्लस c। शिफ्ट कर देंगे तो c विल बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाय 2। अब ये जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू है तो सब्स्टिट्यूट करोगे कहाँ पे, इक्वेशन नंबर 3 में। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 4। So from equation number 3 and 4, therefore substituting value of c in equation number 3, therefore v square by 2 equal to minus omega square x square by 2 plus c था, c आया omega square a square by 2। यहाँ तक क्लियर, इज इट क्लियर। अब हमको दिखता है, सबको दिख रहा है कि क्या कॉमन निकलेगा, ओमेगा स्क्वायर बाय 2 निकलेगा कॉमन। पहले टर्म में बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर, दूसरे में आएगा प्लस ए स्क्वायर, फिर ये 2 और ये 2 हो गया कैंसल। देयरफॉर v स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, पॉजिटिव टर्म को पहले लिख लेते हैं ए स्क्वायर और नेगेटिव को बाद में लिखते हैं माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी माइनस एक्स स्क्वायर। तो वेलोसिटी का स्क्वायर कितना आ गया, ओमेगा स्क्वायर इनटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हमको वेलोसिटी चाहिए था कि वेलोसिटी का स्क्वायर चाहिए था, तो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। देयरफॉर v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर रूट कितना, ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, करेक्ट। समथिंग इज मिसिंग, प्लस माइनस, क्योंकि प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस 2 का भी 4 होता है, तो जब स्क्वायर रूट लेते हो तो दो वैल्यू मिलती है, प्लस एंड माइनस, बराबर। अब ये प्लस माइनस का भी मतलब समझना चाहिए, यू शुड नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लस। लुक, ऑब्जेक्ट का मोशन क्या था, ऑब्जेक्ट का मोशन था लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट। अब ड्यूरिंग दिस मोशन द ऑब्जेक्ट कैन बी एट डिफरेंट पोजीशंस। इसका मतलब वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन, मतलब डिस्प्लेसमेंट है क्या, ऑफ कोर्स वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन एक्स, होना ही चाहिए क्योंकि हमको पता ही है अलग अलग पोजीशन पे उसका वेलोसिटी अलग अलग है, तो एब्सोल्युटली करेक्ट। देन प्लस का मतलब क्या, जब जब वो पार्टिकल, वो ऑब्जेक्ट लेफ्ट से राइट जा रहा है, इट इज मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, so velocity is positive. So positive sign indicates that the velocity is moving along positive x direction. वो डी पे आया, अब उसको वापस जाना पड़ेगा, तो वापस जाएगा तो कहाँ जाएगा, नेगेटिव में जाएगा, तो माइनस साइन इंडिकेट दैट द पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस।
तो यहाँ पे प्लस माइनस का मतलब भी है, इट इज नॉट लाइक कि हाँ वो मैथमेटिक्स की वजह से रूट लिया तो दो वैल्यूज आएंगे, यस, लेकिन इट आल्सो हैज फिजिकल मीनिंग। तो फिजिकल मीनिंग मतलब पॉजिटिव साइन इंडिकेट्स दैट when the particle is moving towards positive x-axis, its velocity is positive. So positive sign indicates that the particle is moving along पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, और एक्स लिखा है क्योंकि मोशन हमने एक्स में लिया है, मोशन वाई में भी हो सकता था, तो यहाँ पे एक्स यहाँ पे वाई स्क्वायर आएगा, राइट, क्लियर। जेड में भी हो सकता है, तो एक्स यहाँ पे जेड आएगा, वो हम आगे देखेंगे, वो हम सीईटी या जेईई नीट के क्वेश्चन में देखेंगे। तो पॉजिटिव साइन indicates that the particle is moving towards positive x-axis, is moving along positive x-axis. Similarly, negative sign indicates that क्या indicate करता है ये? Negative sign indicates that the particle is moving along negative x-axis, करेक्ट। एक्सेलरेशन का इक्वेशन था माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, वेलोसिटी का इक्वेशन है प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अभी तक साइन कोसाइन नहीं आया, तो अभी भी we cannot say that the motion is simple harmonic motion, क्योंकि साइन कोसाइन नहीं है। एक चीज पक्का है, x v also depends on x, a also depends on x, इसका मतलब x में ही आपको साइन कोसाइन मिलने वाला है, that is for sure now, करेक्ट। तो अब हाउ टू फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट, तो एक बार आपको वेलोसिटी मिल गया, अब आप फाइंड करोगे डिस्प्लेसमेंट। मैं डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करते हैं उसके स्टेप्स बता देता हूँ। यू विल अगेन हैव टू इंटीग्रेट। हमारे पास वेलोसिटी के दो वैल्यूज थे, एक था प्लस ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक था माइनस ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मैं उसमें से सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर करूंगा। मैग्नीट्यूड लेना मतलब टेकिंग ओनली पॉजिटिव वैल्यूज, तो v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वापस से वही है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, वेलोसिटी दिया है तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन करने के लिए हमको सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए, और डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में। तो वो कैसे लाएंगे? वेलोसिटी क्या होता है, dx बाय dt इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। लकीली यहाँ पे दो ही वेरिएबल है, एक x है एक y नहीं, t है। ओमेगा और a कांस्टेंट है, एक x वेरिएबल है एक t वेरिएबल है, तो दोनों को सेपरेट कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। dt को वहां भेज दो, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स को यहाँ पे लेके आ जाओ, तो dx अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा dt, करेक्ट। वेरिएबल सेपरेट हो गए, यस। लेफ्ट हैंड साइड पे कौन है x, राइट हैंड साइड पे कौन है t, तो एक वेरिएबल एक साइड पे, दूसरा वेरिएबल दूसरी साइड पे, तो नेक्स्ट स्टेप इज टू इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन ओमेगा dt। इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा इंटीग्रेशन dt। इंटीग्रेशन dt तो इट इज जस्ट t। इंटीग्रेशन dx कितना होता है x, dv कितना होता है v, तो dt कितना होगा t प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। c तो यूज हो गया, कुछ नया लेंगे, बोल देंगे इसको अल्फा। क्यों? क्योंकि आप देखोगे ये एंगल आएगा, एंगल हम लोग अल्फा बीटा गामा डेल्टा से डिनोट करते हैं, दैट इज व्हाई आई एम यूजिंग अल्फा, क्लियर। अब जिनका मैथ्स है पता होना चाहिए, ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, it is sine inverse of x by a, it is a standard integral, integration under root of a square minus x square is sine inverse of x by a। मैंने इसलिए बोला कि एंगल आएगा, that is why it is
एंगल, और ओमेगा टी तो वैसे भी एंगल है, याद है क्या, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, सर्कुलर मोशन में देखा था आपने। तो देन ये साइन इनवर्स वहां जाके क्या बन जाएगा, साइन, तो देयरफॉर x अपॉन a इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा, देयरफॉर x इक्वल टू a sin omega t plus alpha. Finally you have equation of displacement which contains sin function, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में साइन है तो वेलोसिटी में साइन या कोसाइन आएगा ही, क्योंकि वेलोसिटी कंटेन्स अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्सेशन में साइन आएगा क्योंकि एक्सेशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो फाइनली वी हैव शोन दैट दिस मोशन इज सिंपल हार्मोनिक। सिंपल देखो पावर कितना है इसका, 1 है। हार्मोनिक क्यों, क्योंकि क्या है यहाँ पे साइन या कोसाइन, करेक्ट। तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन हम रीडिराइव करेंगे अगले सेशन में, एंड देन वी विल गो अहेड विद नेक्स्ट टॉपिक। दैट्स इट फॉर टुडे।